रुकिए प्लीज विक्रांत जी, ऐसे नहीं। सिया ने बुरी तरह घबराते हुए कांपती आवाज में खुद को पीछे खींचने की कोशिश की, मगर विक्रांत मल्होत्रा ने उसकी इस नाजुक मिन्नत को अनसुना करते हुए उसे अपनी मजबूत बाहों के शिकंजे में और भी ज्यादा भींच लिया। उसकी आंखों में दहकती एक अजीब सी बेकाबू तड़प और गहरा जुनून देखकर सिया की सांस हलक में ही अटक गई। विक्रम मल्होत्रा व्यापार और राजनीति के गलियारों में खौफ और रुतबे का दूसरा नाम था। हर कोई उसके सामने सिर झुकाता था, लेकिन इस दौलत और शोहरत के पीछे उसकी जिंदगी का एक बेहद स्या और दर्दनाक अतीत छुपा हुआ था। दुनिया कहती थी कि उसकी पहली पत्नी की अचानक हुई मौत कोई मामूली हादसा नहीं थी, बल्कि एक अनसुलझा राज थी। दूसरी तरफ सिया थी, एक बिल्कुल अनाथ, मासूम और सीधी सादी लड़की। उसके स्वार्थी चाचा शशिकांत ने अपने सियासी रुतबे और कारोबार को चमकाने के लिए सिया की रजामंदी जाने बिना उसका हाथ विक्रांत को सौंप दिया था। उस इंसान को जिसकी पहली शादी से 4 साल का एक मासूम बेटा कबीर भी था। सिया अंदर से बुरी तरह सहमी हुई थी। शादी की यह पहली रात उसके लिए किसी भयानक अनजाने मोड़ जैसी बन चुकी थी, जब विक्रांत अचानक उसके इतने करीब आ खड़ा हुआ था। रात के ठीक 12 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसकी तेज बूंदें और बादलों की भयानक गड़गड़ाहट मल्होत्रा मैंसन के सन्नाटे को बुरी तरह चीर रही थी। ठीक उसी पर विक्रांत की लग्जरी गाड़ी मैंसन के मुख्य द्वार पर आकर रुकी। सिक्योरिटी गार्ड ने तेजी से दौड़कर छाता थाम दिया, मगर विक्रांत ने चेहरे पर पसली थकान और परेशानी पर खिंची गुस्से की लकीरें साफ बता रही थी कि आज का दिन उसके लिए कितना तनाव भरा गुजरा था। जैसे ही वह अंदर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा, अचानक उसकी नजरें हवेली के लॉन पर जाकर टिक गईं। वहां तेज बारिश में पूरी तरह भीगती हुई एक नाजुक सी लड़की अपनी ही मदहोश दुनिया में खोकर दोनों हाथ फैलाए गोल गोल घूम रही थी। पानी से तरबदर बाल उसके मासूम चेहरे पर बिखरे हुए थे और वह किसी हसीन ख्वाब जैसी लग रही थी। विक्रांत के भारी कदम वहीं के वहीं जम गए। पलक झपकते ही उसका सारा गुस्सा और दिन भर की बेचैनी हवा में उड़ गई। ये कोई और नहीं बल्कि सिया थी, जिसे कुछ दिन पहले ही वह शादी के बंधन में बांधकर अपने कारोबार के सिलसिले में भूल सा गया था। आज से पहले विक्रांत ने कभी उसे इतनी गहराई से नहीं देखा था। बारिश के फुहारों के बीच सिया की यह बेपरवाह अदा उसके दिल की धड़कनों को पूरी तरह बेकाबू कर गई। उसने हाथों के इशारे से गार्ड्स को दूर हटने को कहा और खुद भीगते हुए लॉन की तरफ कदम बढ़ाने लगा। असल में विक्रांत को बारिश के मौसम से सख्त नफरत थी, क्योंकि इसी बेरहम मौसम ने बरसों पहले उसके अपनों को इससे हमेशा के लिए छीना था। मगर आज उस नफरत पर सिया का ये जादू भारी पड़ चुका था। सिया, जो अपनी ही धुन में मगन थी, अचानक पैरों के फिसलने से बुरी तरह लड़खड़ा गई। इससे पहले कि वह जमीन पर गिरती, विक्रांत के मजबूत हाथों ने फुर्ती से उसकी कमर को थाम लिया और एक ही झटके में उसे अपने चौड़े सीने से सटा लिया। सिया खुद को संभाल नहीं पाई और सीधे उसकी धड़कनों पर जा गिरी। शुरुआत में तो सिया को कुछ समझ ही नहीं आया था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर विक्रांत की और सुलगती आंखों से टकराई, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। विक्रांत की आंखों में थकान की जगह अब एक अजीब सा खिंचाव और अधिकार था। तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़की और सिया होश में आई। उसने झटके से विक्रांत के सीने पर अपनी दोनों हथेलियां जमाई और पूरी ताकत से उसे खुद से दूर धकेलना चाहा, लेकिन इस 20 साल की नाजुक लड़की की ताकत विक्रांत के फौलादी बदन के सामने तिनके जैसी साबित हुई। विक्रांत ने बिना कुछ कहे अपना माथा सिया के माथे से सटा दिया। उसकी उंगलियां सिया की भीगी कमर पर और कस गईं। उसने अपने चेहरे को उसकी गर्दन के करीब ले जाते हुए बेहद थकी मगर भारी आवाज में फुसफुसाया, मुझे इस वक्त सिर्फ थोड़ा सा सुकून चाहिए सिया, मैं बहुत थक चुका हूँ। यह लफ्ज सुनते ही सिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपनी विदाई का वह मंजर याद आ गया, जब वह विक्रांत का 4 साल का बेटा उसकी गोद में थमा दिया गया था। शादी के बाद विक्रांत ने कभी उस कमरे में कदम नहीं रखा था और सिया रात भर डर के साए में जागती रही थी। आज 15 दिनों के लंबे फासले के बाद वह अचानक आकर उस पर अपना हक जता रहा था। सिया का जहन पूरी तरह सुन पड़ गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, विक्रांत ने उसे अपनी गोद में उठा लिया
और लंबे डग भरता हुआ बेडरूम की तरफ बढ़ गया। घबराहट के मारे सिया ने उसकी शर्ट को मुट्ठी में भींच लिया और थर थर आते लबों से बोली, कोई देख लेगा, खुदा के लिए मुझे नीचे उतारिए। मगर उसकी धीमी आवाज बारिश के शोर में डूबकर रह गई। कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद विक्रांत ने उसे बहुत संभाल कर बिस्तर पर लिटाया। कमरे की मध्यम रोशनी में सिया का भीगा हुआ बदन और मासूमियत विक्रांत के हर सब्र का इम्तिहान ले रही थी। उसने सफेद रंग का लिबास पहना था जो भीगने की वजह से उसके जिस्म से चिपक गया था। विक्रांत ने अपने दोनों हाथ उसके सिर के दोनों तरफ टिका दिए और पूरी तरह उसके ऊपर झुक गया। सिया ने घबराकर करवट बदलने की कोशिश की, मगर वह उसकी मजबूत पकड़ में कैद थी। तुम बेहद खूबसूरत हो सिया, विक्रांत ने उसकी आंखों में झांकते हुए एक सम्मोहक अंदाज में कहा तो सिया की बेचैनी बढ़ गई। मैं इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ विक्रांत जी। सिया के बाकी शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि विक्रांत ने अपने तपते हुए होंठ उसके कपाते लबों पर रखकर उसकी हर आवाज को खामोश कर दिया। विक्रांत ने अपने बड़े हाथ बहुत नरमी से उसके गालों पर रखे। उसका अंगूठा सिया के गालों को सहला रहा था। सिया का पूरा वजूद इस अनचाहे स्पर्श से सिहर उठा। ये उसकी जिंदगी का पहला ऐसा एहसास था जिसने उसके अंदर खलबली मचा दी थी। जब विक्रांत चंद पलों के लिए उससे अलग हुआ तो सिया की आंखें बंद थी और उसका पूरा बदन थर थर कांप रहा था। विक्रांत के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। मैं दोबारा उसके करीब झुका और उसके होंठों और गर्दन पर अपने प्यार के निशान छोड़ने लगा। सिया ने खुद को समेटना चाहा, मगर विक्रांत ने उसे और कसकर अपनी आगोश में भींच लिया। सिया की आंखों से बेबसी के आंसू झलक पड़े। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और विक्रांत को पीछे धकेल दिया। वह हाँफते हुए बिस्तर के सिरहाने से लगकर बैठ गई। उसकी सांसें बेहद तेज चल रही थी और लिबास का गला थोड़ा खिसक चुका था। विक्रांत की नजरें एक बार फिर उसके बदन के खिंचाव पर टिक गई। सिया ने डरते हुए ना में सिर हिलाया। अभी वह कुछ कहने ही वाली थी कि विक्रांत ने दोबारा उसकी कलाई पकड़कर उसे नीचे खींचा। सिया का सिर तकिए से टकराया और दर्द से उसकी सिसकी निकल गई। विक्रांत जी प्लीज रहम कीजिए। पहली बार उसने इतनी बेबसी से उसका नाम पुकारा था। विक्रांत ने उसके दोनों हाथों को थामकर उसके सिर के ऊपर रख दिया और उसकी गर्दन पर अपने लब टिकाते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। तभी सिया की आंखों से बहते आंसुओं की गर्म बूंदें जब विक्रांत के सीने पर गिरी तो वह एकदम से ठिठक गया। उसने चौंकर अपना सिर उठाया। सिया की आंखों में किसी पत्नी का समर्पण नहीं, बल्कि एक अनाथ लड़की का बेपनाह खौफ और जिल्लत के आंसू थे। विक्रांत के चेहरे पर तुरंत संजीदगी छा गई। उसने बहुत ही शालीनता से सिया के लिबास को ठीक किया, उसकी आंखों में देखा और बेहद गंभीर लहजे में पूछा, क्या हुआ तुम्हें, क्या कोई तकलीफ है? सिया ने आंसुओं से भीगा चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा लिया और फुट फुट कर रोने लगी। विक्रांत ने अपनी पेशानी पर बल डालते हुए खुद को उससे अलग किया। अब उसे अपनी जल्दबाजी का एहसास हो रहा था। उसने अपनी थकान मिटाने की धुन में उस नाजुक लड़की की मर्जी जानने की कोशिश तक नहीं की थी। वह थोड़ा दूर जाकर बैठ गया। रो क्यों रही हो तुम? विक्रांत की आवाज में एक गहरा ठहराव था। क्या मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ? क्या ये घर, ये दौलत तुम्हारी नहीं है? फिर ये आंसू किसके लिए है? सिया के कंधे हिचकिचाव से कांप रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर आंसुओं से भरी आंखें उठाई और बोली, मुझे कभी ये शादी नहीं करनी थी। न ही मेरा कोई इरादा था कि मैं आपके साथ इस रिश्ते को इस तरह आगे बढ़ाऊं। आप सिर्फ अपने रुतबे और ताकत के दम पर मुझे यहाँ लेकर आए हैं। मैंने हमेशा अपनी पढ़ाई, अपने सपनों और एक आजाद जिंदगी की उम्मीद की थी, लेकिन मेरे जालिम चाचा ने अपने फायदे के लिए मेरी जिंदगी का सौदा कर दिया। वह एक पल रुकी। कमरे में सिर्फ उसकी सिसकियों की एक गूंज थी। फिर उसने हाथ जोड़ लिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ विक्रांत जी, मुझे जाने दीजिए। मुझे इस जबरदस्ती के रिश्ते से रिहा कर दीजिए। मैं आपकी जिंदगी पर कोई बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। विक्रांत का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसके जबड़े भिज गए। वह अपनी जगह से उठा और कमरे में चक्कर काटने लगा। रिहा कर दूं? विक्रांत ने एक तीखी और सर्द मुस्कान के साथ कहा। तुम्हें क्या लगता है सिया, जिंदगी कोई बच्चों का खेल है? जब चाहे ले आओ, जब चाहे जाने दिया। तुम इस वक्त मल्होत्रा खानदान की बहू और विक्रांत मल्होत्रा की पत्नी हो। मेरा नाम, मेरी सियासत, मेरा कारोबार और मेरी साख, सब कुछ इस शादी से जुड़ा है। सिया की आंखों में अब दर्द के साथ बगावत भी थी। साख की बात आप करते हैं? एक 4 साल का बच्चा मेरी गोद में डालकर आप 2 हफ्तों के लिए गायब हो गए। आज लौटे।
तो सिर्फ अपना हक जताने। आपके पास दौलत होगी, ताकत होगी, लेकिन वो दिल नहीं है जो किसी अनाथ लड़की के आंसुओं को समझ सके। विक्रांत तेजी से उसके करीब आया और उसकी ठुड्डी को अपनी उंगलियों में थाम कर उसका चेहरा अपनी तरफ उठाया। उसके लहजे में बर्फ जैसी ठंडक थी। तुम्हें अपने ख्वाब पूरे करने का शौक है ना? जरूर पूरे करो, लेकिन मेरी सीमाओं के अंदर रहकर। तुम्हारे चाचा ने तुम्हारा सौदा किया था और उस सौदे में तुम्हारी हिफाजत और मेरा हर अधिकार शामिल है। तुम इस घर से तभी बाहर जाओगी जब या तो मेरी सांसें थम जाएंगी या ये मेंशन राख हो जाएगा। सिया का जिस्म अंदर तक टूट चुका था। विक्रांत ने उसे एक बार फिर अपनी बाहों में समेटा। तुम चीखो, रो या गिड़गिड़ाओ, सच यही है कि तुम मेरी पत्नी हो। और हाँ, दोबारा मुझसे इस तेवर में बात करने की जरूरत मत करना। तुमने मेरे बारे में सुना होगा कि मैं कितना बेरहम इंसान हूँ, मगर तुमने अभी वह रूप देखा ही नहीं है। सिया ने दोबारा अपना सिर उसके सीने पर गिरा दिया और बेबस होकर रोने लगी। इस बार विक्रांत ने कोई सख्ती नहीं दिखाई, बल्कि बहुत नरमी से उसकी पीठ को थपथपाते हुए उसे शांत करने लगा। काफी देर तक कमरे में गहरा सन्नाटा छा रहा था। फिर विक्रांत की भारी आवाज गूंजी, जहां तक तुम्हारे करीब आने का ताल्लुक है, तो आज के बाद मैं उस वक्त तो तुम्हारे पास नहीं आऊंगा जब तक तुम खुद अपनी मर्जी से मेरे करीब नहीं आओगी। लेकिन जब तक तुम्हें मेरे बेटे कबीर और मेरे खानदान की इज्जत का पूरा ख्याल रखना होगा। अगर मेरी साख पर तुम्हारी वजह से कोई आँच आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वह झटके से उठा और दूर रखे सोफे पर जाकर बैठ गया। सिया ने राहत की एक ठंडी सांस ली और तकिए से टेक लगाकर बैठ गई। मुझे अपने सपनों के बारे में बताओ, क्या करना चाहती हो तुम? विक्रांत ने अचानक सवाल किया। सिया ने हैरत से उसे देखा और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, क्या सच में आप मेरे सपनों को पूरा होने देंगे? विक्रांत ने कंधे उचका दिए। मैं सिर्फ तुम्हें मौका दूंगा, सपने पूरे करना तुम्हारा अपना काम है। सिया ने पलके झुकाकर धीमी आवाज में कहा, मैं सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। विक्रांत ने दिलचस्पी से देखा, पढ़ लिख कर क्या करोगी? वैसे भी हमारे समाज में लड़कियों को सिर्फ शादी करनी होती है, और जहाँ तक नौकरी करने वाली लड़कियों का सवाल है, वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सिया ने ना पसंदगी से उसकी तरफ देखा। ऐसा इसलिए मिस्टर विक्रांत, क्योंकि आपको लगता है कि उनके पति उन्हें सब कुछ लाकर देने के लिए तैयार है और वे सिर्फ घूमने फिरने के लिए ही बाहर निकलती हैं, जो कि पूरी तरह गलत सोच है। जरूरी नहीं है कि हर मर्द अपनी पत्नी की हर जरूरत पूरी कर सके। आज के दौर में एक महिला को खुद ही अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। विक्रांत के होठों पर एक गहरी मुस्कान बिखर गई। मुझे अपने दूसरे सपनों के बारे में बताओ, तुम्हारा दूसरा सपना क्या है? सिया की आंखों में अचानक एक असीम चमक दौड़ गई। मैं एक बड़ी प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती हूँ। इस देश के सिस्टम को ठीक करना चाहती हूँ। हर उस अपराधी को सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ जो मासूम लड़कियों की जिंदगियों को सौदा करते हैं। हर उस अत्याचारी को कानून के सामने खड़ा करना चाहती हूँ जो दूसरों की मजबूरियों का गलत फायदा उठाता है। विक्रांत अपनी जगह से उठा और मजबूत कदम बढ़ाता हुआ उसके पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुझे तो तुमसे अभी से डर लगने लगा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सबसे पहले हथकड़ियां तुम मेरे ही हाथों में पहनाओगी? सिया के होठों पर भी अनजाने में एक हल्की सी मुस्कान बिखर गई। जिसके दिल में चोर होता है वही डरता है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मिसेस सिया, कल ही तुम्हारा शहर की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दूंगा। विक्रांत ने संजीदगी से कहा, और थोड़ी देर पहले हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। बस इतना समझो कि मैं भी जज्बातों में बह गया था। आखिर मैं भी एक मर्द हूँ। और हाँ, दूसरी बात, मैं तुम्हें आज़ादी दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इसका गलत फायदा नहीं उठाना है। अगर मुझे लगा कि तुम मेरे परिवार के सम्मान को नुकसान पहुंचा रही हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब तुम आराम करो। ये कहकर विक्रांत लंबे कदम बढ़ाता हुआ अपने बेटे कबीर के कमरे की तरफ चला गया। सिया उस बंद दरवाजे को देखती रह गई। उसके दिल की धड़कनें अब भी तेज थी। है भगवान, ये किस तरह का अजीब इंसान है। उसने अपने सीने को हल्के से सहलाया और राहत महसूस की। कम से कम उसकी पढ़ाई वाली टेंशन तो खत्म हुई थी।
मगर उसके दिल में ये सवाल अब भी जिंदा था कि क्या ये व्यक्ति सच में उसे कभी पूरी तरह आजाद करेगा? क्या वह कभी अपनी जिंदगी से निकलने की इजाजत देगा, या फिर वह सारी जिंदगी इसी नाम के सहारे गुजार देगी? सिया के माता पिता का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था। उसके चाचा शशिकांत के परिवार ने ही उसकी परवरिश की थी। चाचा एक बड़े नेता थे जिनके अपने 5 बच्चे थे, 3 बेटियां और 2 बेटे। बचपन से ही चाची ने अपने बच्चों के दिलों में सिया के लिए नफरत भर दी थी। वे उससे सीधे मुंह बात ही तक नहीं करते थे। घर में कोई पार्टी या फंक्शन होता तो वह उसे एक कमरे में बंद करके रख देते। सिया की हैसियत उस घर में सिर्फ एक नौकरानी जैसी थी। एक दिन शशिकांत के आलीशान बंगले पर एक बहुत बड़ी पार्टी थी, जहां विक्रांत मल्होत्रा अपने पिता हरिवंश जी और अपने 4 साल के बेटे कबीर के साथ शामिल होने आया था। विक्रांत की पहली पत्नी कबीर को जन्म देते समय ही इस दुनिया से चली गई थी। विक्रांत की दादी देवकी देवी चाहती थी कि वह जल्द से जल्द दोबारा शादी कर ले। उसी पार्टी में दादी देवकी ने सिया की सादगी को देखा। उन्हें वह लड़की बेहद पसंद आ गई। जब उन्होंने शशिकांत से बात की तो वह फौरन तैयार हो गया। उसे अंदाजा था कि मल्होत्रा परिवार से रिश्ता जुड़ते ही उसे राजनीति में बहुत फायदा मिलेगा। वैसे भी वह औलाद भतीजी को कोई अहमियत नहीं देता था। अगली सुबह जब सिया सोकर उठी तो मैंसन की केयरटेकर बहुत सारे खूबसूरत और कीमती लिबास लेकर उसके कमरे में पहुंची। मैडम, ये बड़ी दादी जी ने आपके लिए भेजे हैं। छोटे साहब ने भी कहा है कि आप जल्दी तैयार हो जाएं। ड्राइवर आपको यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देगा और आप कबीर बाबा की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आप उसका ख्याल रख लूंगी। केयरटेकर की बात सुनकर सिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। विक्रांत जी इतने भी बुरे नहीं हैं, उसने मन ही मन सोचा। जब वह तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर पहुंची तो विक्रांत नाश्ता कर रहा था। सिया पर नजर पड़ते ही उसकी नजरें वहीं टिक गई। हल्के मेकअप और सिंपल ब्रांडेड सूट में वह बेहद सुंदर लग रही थी। दादी देवकी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, नजर न लगे मेरी बहू को, और उसके लिए कुर्सी खींची। सिया खुशी से उनके पास जाकर बैठ गई। वह अपने चेहरे पर विक्रांत की नजरों का खिंचाव महसूस करके थोड़ी असहज हो रही थी। मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी से लेने आ जाऊंगा, मुझे बता देना कि तुम्हारी टाइमिंग क्या है, विक्रांत ने नाश्ता खत्म करते हुए कहा। सिया ने तुरंत हामी में सिर हिलाया। कुछ ही देर में विक्रांत वहां से उठकर चला गया। सिया ने थोड़ी निराशा से उसे जाते हुए देखा। जाने अनजाने में वह उससे अपनी तारीफ की उम्मीद कर रही थी। दादी जी ने जब उसके चेहरे पर मायूसी देखी तो उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वह तुम्हारी खूबसूरती से खुद को बचाने के लिए ही वहां से भागा है। यह सुनकर सिया एकदम से शर्मा गई, जबकि दादी जी खिलखिलाकर हंस पड़ी। सिया ने शहर की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। वह बहुत हाई फाई यूनिवर्सिटी थी, जहाँ सारे अमीर घरों के बच्चे पढ़ते थे। सिया को वहां थोड़ा अजीब लग रहा था। लंच टाइम में जब वह कैफे में अकेली बैठी थी तभी एक चालाक सा दिखने वाला लड़का उसके पास कुर्सी खींच कर बैठ गया। क्या बदतमीजी है, क्या आपको दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ बैठी हूँ? सिया ने नापसंदगी से कहा। उस लड़के ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, मुझे दिख रहा है, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। आप मुझे नहीं जानती, मैं विक्रांत के परिवार का पुराना परिचित हूँ, मेरा नाम रोहन है। सिया के चेहरे पर घबराहट देखकर रोहन जोर से हंस पड़ा। यकीनन उसने आपको भी डरा धमका कर रखा होगा, उसका नेचर ही ऐसा है। आप उसकी तरफ से बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जैसे ही वह आगे कुछ कहता, अचानक पीछे से एक कड़क आवाज गूंजी, सिया सिया। सिया ने चौंक कर सिर उठाया। उसका विक्रांत ठीक उसके पीछे खड़ा था। सिया एक झटके में खड़ी हो गई। दूसरी तरफ रोहन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। अरे विक्रांत भाई, कैसे हैं आप? विक्रांत ने इसकी बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। उसने सिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचते हुए कैफे से बाहर निकाल दिया। कॉलेज के कई छात्र छात्राएं उन्हें देख रहे थे। कई लड़कियां विक्रांत के साथ सेल्फी लेना चाहती थी, लेकिन उसने हाथ के इशारे से सबको मना कर दिया और सिया को लेकर सीधे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी में बैठते ही विक्रांत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जब मैंने तुम्हें कहा था कि क्लास पूरी होते ही मुझे कॉल कर देना, तो तुमने मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? उस घटिया इंसान के साथ बैठकर बातें करने की क्या जरूरत थी? मुझे तो लगता है कि तुम्हें बाहर भेजना ही चाहिए। तुम इस काबिल ही नहीं हो। सिया एकदम परेशान हो गई। मेरे पास आपका नंबर नहीं था, और दूसरी बात, जहां तक उस लड़के का सवाल है, मैंने उसे नहीं बुलाया था, मैं खुद ही मेरे पास
आकर बैठ गया था। एक नंबर का घटिया इंसान है वो। विक्रांत ने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। सिया ने नरमी से उसके कंधे को छूते हुए कहा, अगर वह ठीक इंसान नहीं है तो मैं वादा करती हूँ कि दोबारा उसे अपने आसपास भी नहीं भटकने दूंगी, और अगर उसने फिर कोशिश की तो मैं सीधे HOD के पास चली जाऊंगी। विक्रांत ने अपनी आंखें छोटी करके उसे देखा। जब तुम्हारा पति मौजूद है तो किसी और के पास जाने की क्या जरूरत है? उसको तो मैं खुद अपने तरीके से देख लूंगा, बस तुम अपनी दिशा सही रखना। इसके बाद गाड़ी में सन्नाटा छा गया। सिया के होंठों पर एक धीमी मुस्कान तैर रही थी, जिसे वह दबाने की कोशिश कर रही थी। वैसे उसने मुझसे कहा था कि वह आपका भाई है। सिया ने धीरे से पूछा। वह मेरी मौसी का बेटा है और मेरी पहली पत्नी का भाई है, विक्रांत के सपाट लहजे में कहा। यह सुनकर सिया का दिल अजीब सी बेचैनी से भर गया। आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होता मैं उसका मुंह तोड़ देती। अब की बार मुस्कुराने की बारी विक्रांत की थी। कुछ देर बाद उसने गाड़ी एक बड़े होटल के सामने रोकी, जहां दोनों ने साथ बैठकर दोपहर का खाना खाया। इस दौरान सिया बिना रुके अपने भविष्य के लक्ष्यों और प्लानिंग के बारे में बातें बताती जा रही थी। इस सब में मैं कहाँ हूँ? विक्रांत ने अचानक पूछा। सिया एकदम खामोश हो गई और आंखें झपकाते हुए बोली, आप तो मेरे सामने बैठे हैं। विक्रांत ने इनकार में सिर हिलाया। मैं तुम्हारे भविष्य के लक्ष्यों की बात कर रहा हूँ। इसमें मैं कहाँ पर हूँ? तुम सिर्फ अपने बारे में बातें किए जा रही हो। क्या तुम्हारा मुझे छोड़ने का इरादा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद सबसे पहले मेरी पत्नी मुझे ही जेल में डालेगी और फिर मुझसे जबरदस्ती तलाक लेकर अपनी आजादी का जश्न मनाएगी? सिया ने तुरंत अपने कानों को हाथ लगाया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपको जेल में क्यों डालने लगी? हालांकि तलाक वाली बात उसने सिर्फ दिल में सोची थी, लेकिन जाने क्यों अपनी ही इस बात पर उसका दिल एक पल के लिए कांप गया। विक्रांत ने कहा, रात के समय तैयार रहना, तुम्हें अपने दोस्तों की पार्टी में लेकर जाऊंगा। हमारी शादी सादगी से हुई थी, इसीलिए अब मेरे क्षेत्र के कुछ खास लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। सिया परेशान हो गई। मुझे ऐसी पार्टियों का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। मैं वहां कभी नहीं गई। क्या मतलब? तुम तो एक राजनीतिक परिवार से जुड़ी हो ना? हाँ, लेकिन मैं एक अनाथ लड़की भी हूँ, इसीलिए मुझे कभी ऐसी पार्टियों में लेकर नहीं जाया जाता था। सिया के होंठों पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। विक्रांत ने सहमति में सिर हिलाया, मगर कहा, कुछ भी नहीं। रात के समय जब सिया खूबसूरत साड़ी पहनकर तैयार हुई तो विक्रांत की नजरें दोबारा उसके रूप पर टिक गई। उधर सिया उसकी नजरों की तपिश महसूस करके असहज होने लगी। इससे पहले कि विक्रांत करीब आता, सिया फुर्ती से कमरे से बाहर भाग गई। पार्टी में पहुंच के सिया हैरान रह गई। विक्रांत किसी भी दूसरी महिला की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रहा था। वहां कई हाई फाई प्रोफाइल महिलाएं मौजूद थी, लेकिन विक्रांत सिर्फ काम की ही बात कर रहा था। बिना वजह किसी को कोई भाव नहीं दे रहा था। मैंने तो इस इंसान के बारे में सुन रखा था कि ये बहुत खराब व्यवहार का इंसान है, जो हर दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ जाता है, लेकिन यहाँ तो ये किसी को देख भी नहीं रहा। या फिर ये मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है? सिया के दिमाग में सवालों का दौर चल रहा था। इसी बीच तनीषा नाम की एक लड़की विक्रांत के करीब आई। वह विक्रांत के पिता के दोस्त की बेटी थी और कॉलेज के दिनों में साथ पढ़ती थी। वह विक्रांत को पसंद करती थी और शादी करना चाहती थी, लेकिन विक्रांत उसके चालाक स्वभाव को अच्छी तरह जानता था, इसीलिए उसने तनीषा को पहले ही साफ मना कर दिया था। तनीषा ने बात करने के बहाने विक्रांत का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बंगले के पिछले हिस्से की तरफ ले गई। सिया ने जब ये देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाई और चुपके से उनके पीछे चली गई। वहां पहुंचकर उसे विक्रांत की कड़क आवाज सुनाई दी। देखो तनीषा, मुझे तुम्हारी जिंदगी में ना तो पहले कोई दिलचस्पी थी और ना ही अब है, और जहां तक कि मेरी पत्नी सिया का सवाल है तो मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। वह एक बेहद सुलझी हुई और अच्छे संस्कारों की लड़की है। उसके होते हुए मैं किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मैं उसके प्रति पूरी तरह वफादार हूँ। दोबारा अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर विक्रांत जैसे ही पलटा, सामने सिया को खड़ा पाया। उसने कोई प्रतिक्रिया दिए बिना ही सिया का हाथ थामा और उसे वापस पार्टी में ले आया। तुम्हें पता है कि दूसरों की बातें छुपकर सुनना कितनी बुरी आदत है? उसने सिया के कान के पास झुककर शरारती लहजे में कहा, जिससे सिया ने शर्मिंदगी के मारे सिर झुका लिया। वह वाकई इस इंसान के बारे में बहुत गलत सोचती थी,
घर लौटते समय जब सिया ने इस बारे में बात करनी चाही तो विक्रांत ने उसे टोकते हुए कहा, मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। रात को जब वे कमरे में दाखिल हुआ तो सिया आईने के सामने बैठी लोशन लगा रही थी। उसका ध्यान इस वक्त कबीर के स्कूल एडमिशन पर था। विक्रांत ने नरमी से कहा, मैं कल ही जाकर उसका एडमिशन करवा दूंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगी। वह तुरंत बोली, तुम तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने और यहाँ से जाने के सपने देख रही हो, फिर तुम्हें इन सब झंझटों के में क्यों पड़ना? क्या जरूरत है? तुम जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई पूरी करो और अपनी लाइफ सेट करो। विक्रांत की ये बात सुनकर सिया को ना जाने क्यों अंदर से बहुत बुरा लगा। सिया उठी और धीरे धीरे चलकर उसके पास आकर खड़ी हो गई। आप सच में ऐसे ही हैं या फिर बस मेरे सामने अच्छे बनने का नाटक कर रहे हैं? विक्रांत जो एक किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसने किताब को साइड में रखा और बोला, तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो, इस तरह पहेलियां मत बुझाओ। सिया हल्का सा उसके नजदीक हुई। विक्रांत की नजरें एक बार फिर उसके चेहरे और गले पर टिक गईं। अगले ही पल उसने सिया की कमर पर हाथ रखा और उसे एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया। सिया का सीना जोर से उसके सीने से टकराया, जिससे उसके पूरे बदन में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। विक्रांत ने उसे कुछ भी सोचने का मौका नहीं दिए बिना उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वह बहुत ही गहराई और दीवानगी से उसे चूमने लगा। सिया ने खुद को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत की मजबूत पकड़ आगे वह बेबस थी। वह पूरी शिद्दत से उसके करीब आ रहा था और सिया की धड़कनें बेकाबू होती जा रही थी। जब वह उससे थोड़ा सा अलग हुआ तो शरारती लहजे में बोला, तुम क्या कहना चाहती थी? सिया ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ, बहुत ही बदतमीज हैं आप। पहले भी ऐसे ही थे और अब भी ऐसे ही हैं। विक्रांत ये सुनकर थोड़ा सा दूर हटा और अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, मैं यही सुनना चाहता था। और हाँ, मैंने तुम्हारे करीब न आने का वादा किया है, लेकिन अगर तुम इस तरह के रूप में बार बार मेरे करीब आओगी तो मेरे लिए खुद पर कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कहकर विक्रांत ने एक बार फिर उसकी कमर को सहलाया और उसकी गर्दन पर धीरे से अपने होंठ रखकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। सिया काफी देर तक बंद दरवाजे पर घूरती रही। एक नंबर के अजीब इंसान हैं ये, मुझे बेचैन करके खुद चले जाते हैं। तभी अचानक विक्रांत को एक जरूरी फोन आया और वह आधी रात को ही कमरे से बाहर निकल गया। सुबह जब सिया सोकर उठी तो विक्रांत कमरे में नहीं था। वह एकदम निराश हो गई, लेकिन जब वह नीचे पहुंची तो दादी के चेहरे पर परेशानी देखकर वह खुद को तनाव में आ गई। क्या हुआ दादी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? दादी जी उसके गले लगकर रोने लगी और बोली, रात को विक्रांत के पापा हरिवंश जी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। विक्रांत रात से ही उनके साथ हॉस्पिटल में है। सिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह फौरन हॉस्पिटल पहुंची। वहां विक्रांत की हालत देखकर उसे उस पर बहुत तरस आया। पूरी रात जागने की वजह से उसकी आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए थे और वह अपना सिर दोनों हाथों में थाम कर बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ था। सिया को देखते ही वह उठकर सीधे उसके गले लग गया। सिया ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे संभाला। मैं अपने पापा को नहीं खोना चाहता सिया। मैं 1 साल के अंदर अपने दादाजी और अपनी छोटी बहन को खो चुका हूँ। अब अगर पापा भी नहीं रहे तो मैं पूरी तरह टूट जाऊंगा। उसकी आवाज में गहरा दर्द था। सिया ने तसल्ली दी, आप चिंता मत कीजिए, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बताया कि हरिवंश जी अब पूरी तरह खतरे से बाहर है। अपने पिता को ठीक देखकर विक्रांत की जान में जान आई। अस्पताल से घर लौटने के बाद सिया ने यूनिवर्सिटी से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। उसने हरिवंश जी की सेवा की, उनकी दवाओं का पूरा ख्याल रखा और छोटे कबीर को सगी माँ की तरह प्यार दिया। वह कबीर को कहानियां सुनाती, उसके साथ खेलती और पूरे घर को खुशियों से भर देती। विक्रांत बालकनी में खड़ा ये सब अचरज से देखता रहा। जिस पत्थर दिल इंसान को दुनिया जालिम समझती थी, उस इंसान के दिल में सिया की ममता और सादगी ने गहरा मुकाम बना लिया था। एक साहब जब मौसम बहुत सुहाना था, विक्रांत बालकनी में कॉफी पी रहा था। नीचे बगीचे में सिया कबीर के साथ खेल रही थी। विक्रांत नीचे बगीचे में आया, उसने कबीर को गोद में लिया और फिर बहुत कोमलता से सिया के चेहरे से बालों की लटों को हटाया। तुम इतनी अलग क्यों हो सिया? तुमने सचमुच मुझे अपना दीवाना बना दिया है, विक्रांत ने धीमी आवाज में कहा। सिया ने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली।
विक्रांत ने उसे एक कोने की तरफ ले जाकर दीवार से सटाया और फिर फुसफुसाया, तुम्हें अंदाजा नहीं है जब तुम कबीर को इतना प्यार करती हो तो मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत महसूस होती है। विक्रांत ने बहुत कोमलता से उसके होठों को चूमना शुरू किया। सिया के हाथ धीरे धीरे विक्रांत के मजबूत कंधों पर जम गए। कुछ दिन बीत गए और सिया एक बार फिर यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार थी। जब वह नीचे आई तो उसने देखा कि विक्रांत नाश्ते की टेबल पर उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान थी। आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन है, क्लास खत्म होते ही मुझे कॉल करना। अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारी आदत हो चुकी है, विक्रांत ने कहा। सिया खिलखिलाकर हंसी और बोली, जी विक्रांत जी। यूनिवर्सिटी की छुट्टी के बाद विक्रांत खुद गाड़ी लेकर उसे लेने आया, लेकिन उसने गाड़ी को घर की तरफ मोड़ने के बजाय शहर के बाहरी इलाके में बने अपने खूबसूरत फार्म हाउस की तरफ बढ़ा दिया। जब वह फार्म हाउस पहुंचे तो अंदर का नजारा किसी हसीन ख्वाब जैसा था। हर तरफ ताजे सफेद और गुलाबों की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी और मध्यम रोशनी ने माहौल को जादुई बना दिया था। कमरे के बीचों बीच एक खूबसूरत केक रखा था जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जन्मदिन मुबारक हो सिया। सिया की आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे क्योंकि आज तक किसी ने उसका जन्मदिन इस तरह याद नहीं रखा था। विक्रांत उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हुआ और उसके कानों के पास बेहद मदहोश कर देने वाली आवाज में फुसफुसाया, मेरी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत दुनिया के हर दौलत से कहीं ज्यादा है सिया। आज से तुम्हारी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी है। मुझे तुमसे बहुत गहरा प्यार हो गया है। क्या मुझे ये अधिकार है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लूं? सिया ने जब विक्रांत की आंखों में सच्चा समर्पण देखा तो वह पूरी दीवानगी से उसके गले लग गई। विक्रांत ने उसे अपनी बाहों में उठाकर फूलों से सजे बिस्तर पर लिटा दिया। कमरे की उस मध्यम रोशनी में दोनों की सांसें एक दूसरे में घुलने लगी। विक्रांत ने उसके माथे, उसके गालों और फिर उसके लबों को अपने गहरे और जुनूनी प्यार के सरोवर कर दिया। सिया ने भी अपनी उंगलियां विक्रांत के बालों में उलझा दी और खुद को पूरी तरह से अपने पति के हवाले कर दिया। वह रात उन दोनों के बीच एक ऐसे अटूट और रूहानी रिश्ते की गवाह बन गई जहाँ विक्रांत को अपनी जिंदगी का सच्चा सुकून मिल चुका था और सिया को उस मजबूत इंसान की बाहों में अपनी पूरी कायनात मिल गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।